हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। बच्चों, मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 4, जिनके लेखक का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत बच्चों हम लोग इस सेशन में विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, एक तो यह जानना है हम लोगों को। क्या पढ़ेंगे? विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। और एक हम पढ़ेंगे बच्चा विचारप्रक लेखन लेख टिप्पणियां और संपादकीय, यानी कि टिप्पणियां पढ़ना है और संपादकीय और विचार लेखन लेख के अंतर्गत। तो हमें इस सेशन में विशेष रिपोर्ट के बारे में जानना है और विचारप्रक लेखन टिप्पणियां और संपादकीय के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, यह सब हमें पढ़ने को कहाँ मिलेगा बच्चों? ध्यान रखना, अभिव्यक्ति और माध्यम। ध्यान रखना, अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 11th के लिए भी है, 12th के भी, लेकिन हम यहाँ कक्षा 12th की बात कर रहे हैं बच्चों। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति और माध्यम, अध्याय संख्या 4 है। पाठ का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम लोगों को ये दोनों टॉपिक हमें पढ़ना है। अब बच्चों, आप लोगों को पता है इस पाठ में हम लोगों ने पत्रकारीय लेखन क्या है ये पढ़ लिया है। समाचार लेखन कैसे लिखा जाता है यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। समाचार लेखन और 6 ककार ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे, ये भी हम लोगों ने पढ़। फीचर्स क्या है यह भी हमने पढ़ लिया। आत्मनिष्ठ लेखन सृजनात्मक लेखन है जो 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक लिखा जाता है। फीचर कैसे लिखें यह भी हमने जान लिया है। अब इस सेशन में हम लोग विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें और विचारप्रक लेखन लेख टिप्पणियां और संपादकीय हम लोगों को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम, लेख, और पढ़ेंगे साक्षात्कार या इंटरव्यू। इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, अब हम देखेंगे विशेष रिपोर्ट कैसे लिखे। तो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से हमारे पाठ्य पुस्तक में 100% है। यह जो अध्याय संख्या 4 यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आता है। यदि हम पिछले ईयर्स के पेपर उठा करके देखें जो हो चुके हैं तो यहाँ से प्रश्न 100% पूछा गया है। तो ध्यान से पढ़ना है बच्चों हम लोगों को, ठीक है। तो विशेष रिपोर्ट कैसे लिखे? अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? सामान्य समाचारों के अलावा, एक जनरल समाचार के अलावा भी हमें गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है, गहरी खोजबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे और प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। तो वो नाम ही क्या है? विशेष रिपोर्ट। विशेष यानी कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट है तो उसके बारे में खोज परख हम लोगों को करनी पड़ेगी, छानबीन हम लोग करनी पड़ेगी। सामान्य तो खबर है नहीं, ये सामान्य होती तो चलो ठीक है, कोई भी गलती भी हो जाती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत एक पत्रकार को बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हम बात करें खोजी रिपोर्ट, जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी या कहा जाता है, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्टों कुछ प्रमुख प्रकार है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। रिपोर्ट जो विशेष रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे कि खोजी रिपोर्ट जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी कहा जाता है, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। ये रिपोर्टों के कुछ प्रकार हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं, तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। यानी खोजी रिपोर्ट में होता है खोजना, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो पहले नहीं थी अब हमारे सामने उन्होंने खोज दी है, उसे कहा जाता है खोजी रिपोर्ट। यानी कि ध्यान रखने की योग्य बात क्या है कि जो रिपोर्ट के बारे में हम लोग जानते नहीं थे, जो पहले उपलब्ध ही नहीं थी, ऐसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? खोजी रिपोर्ट कहा जाता है। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर खोजी रिपोर्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भ्रष्टाचार में, अनियमितताओं, गड़बड़ियों, यानी इनके बारे में पता नहीं था कि भाई इस सरकार ने यह गड़बड़ियां की, इसके बारे में पता नहीं। सीबीआई जांच करवाते हैं तब हमें पता चलता है फलाना एग्जाम था। यानी कि दूसरे उदाहरण की बात करें, फलाना एग्जाम था, मान लो कोई आरएस आईएएस का एग्जाम था और 2013 की बात करें तो कुछ व्यक्ति लग गए, लेकिन उनको पेपर पहले से मिल चुका था, उसका अब भांडा फोड़ा। अब कुछ व्यक्ति पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि हमने 2013 में इन लोगों को पेपर दिया था। तो अब देखो 2013 में आज कौन सा ईयर चल रहा है। इस प्रकार से जो हमारे सामने पहले से उपलब्ध नहीं थी अब उसको खोज लिया गया है, उसे खोजी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।
इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। उसके आधार पर किसी घटना, समस्या, मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। कहने का तात्पर्य इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होता है? सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध। खोजी रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी, इन डेप्थ रिपोर्ट उपलब्ध होती है, उसके बारे में गहरी छानबीन की जाती है। जो पहले से उपलब्ध है उसके बारे में गहरी छानबीन की जाती है, उसे कहा जाता है इन डेप्थ रिपोर्ट। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीकी विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। देखो, विश्लेषणात्मक नाम से पता चल रहा है विश्लेषण यानी कि तथ्यों को विश्लेषण किया, विवरणात्मक यानी विवरण रूप से विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। तो ध्यान रखना, एक तो होता है खोजी रिपोर्ट जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं थी, इन डेप्थ रिपोर्ट जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, फिर गहरी छानबीन करना, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसी रिपोर्ट के बारे में विश्लेषण करना, विवरणात्मक रिपोर्ट किसी विषय वस्तु के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करना है, विवरण रूप से प्राप्त करना, उसे कहा जाता है विवरणात्मक रिपोर्ट। आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तुम्हें पता है समाचार लेखन से लिखा ही उल्टा पिरामिड शैली में। इनके कई प्रकार है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। चूंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? काफी बार क्या होता है, जो रिपोर्ट होती है ना बच्चों, जो रिपोर्ट होती है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि काफी बार क्या होता है, उल्टा पिरामिड शैली को और साथ में फीचर शैली को दोनों को मिला करके फिर हमें इन रिपोर्टों को तैयार करना पड़ता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? जो रिपोर्ट होती है, जो बड़ी होती है, उसे छोटे छोटे भागों में भी छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण प्रस्तुत है, देख लीजिए, वीर होरों का विलुप्त होता संसार। यह क्या है? एक उदाहरण है जो आप लोगों को देखना है। इसको पढ़ने में कोई ऐसा मत रखना क्यों नहीं पढ़ा सर ने, क्योंकि ये एक रिपोर्ट का वो है, उदाहरण है जो आप लोगों को पढ़ लेना है। जबहर पलामू बिहार का है, देख लेना इसे आप लोग, ठीक है। हाँ, तो इसे आप देख लेना इन्होंने कैसे किस प्रकार से विशेष रिपोर्ट को लिखा है, गहरी छानबीन करके किस प्रकार से लिखा है, कैसे नहीं। ऐसे ही आप लोगों को यदि एग्जाम में आ जाता है कोई रिपोर्ट के बारे में लिखो तो इसको उदाहरण सहित आप लोगों को देख लेना है, और फिर दूसरी रिपोर्ट के बारे में पूछे तो ठीक है, वरना यही पूछ ले तो फिर आप लोगों को जो का तो इसको लिखना है, देख लेना कैसे लिखा जाता है रिपोर्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इसे आप लोग। एक रिपोर्ट का जो उदाहरण दिया हुआ है पूरा मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही यह सब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रिपोर्ट आपको पता चल गया होगा, ये है आपका पी साईनाथ का यह आलेख रिपोर्ट, जो साथ साथ एक अच्छे फीचर भी बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियां और संपादकीय लेख। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है, यानी कि अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी क्या होता है, प्रकाशन होता है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, यानी कि सामान्यतः समाचार तो उपलब्ध होते हैं और समाचार फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का प्रकाशन, जिसमें सोचना पड़े, जिसमें समझना पड़े, ऐसा भी समाचार प्रकाशित होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। इस तरह से अखबार में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। कहने का तात्पर्य क्या है, काफ़ी बार किसी अखबार की छवि बनती है तो विचारपरक लेखन से भी बनती है, क्योंकि सामान्य हम लोग समाचार भी छापते हैं, फीचर भी छापते हैं, काफ़ी बार इनके अलावा भी जो किसी इंसान पाठक को वह विचारपरक लेखन बहुत अच्छा लगता है, वह सोचता है कब आएगा विचारपरक लेखन, तो उसके अलावा भी उसकी बहुत ही सर्वाधिक प्रसिद्धि भी उस अखबार की हो जाती है। काफ़ी बार अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं।
इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों, वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ, कॉलम भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। देखो, विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञों के, वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ जो होते हैं, जिन्हें कॉलम भी कहा जाता है, वो भी विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। कोई विशेषज्ञ होता है, कोई वरिष्ठ पत्रकारों के जो स्तंभ होते हैं, तो स्तंभ भी किसके अंतर्गत आते हैं? विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ओपैड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख और टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। यानी कि संपादकीय पृष्ठ के सामने जो ओपैड पृष्ठ होता है, उस पर भी विचारपरक लेखन, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। क्योंकि ये सब होते हैं टिप्पणियां, विचारपरक लेखन और स्तंभ होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? विचारपरकीय लेखन के अंतर्गत। कोई विशेषज्ञ का होगा, कोई वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा स्तंभ लिखा जाता है, सभी को सामान्य रूप से किसी को दिया नहीं जाता वैसे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए गतिविधि क्या होती है बच्चों? इसको देख करके आप लोग समाचार पत्र या अखबार में जो भी आता है उसमें देख करके फिर आप लोगों को उसको पुटअप करना है, लोगों के सामने कैसे करेंगे। अपने क्षेत्र की समस्या पर 250 शब्दों की विशेष रिपोर्ट तैयार कीजिए। यानी कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र कोई समस्या है तो एक रिपोर्ट तैयार आपको करनी है। जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है ना, खड्डे हो रहे हैं, इस प्रकार लाइट टूटी हुई है, ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको 250 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उसे अपने शहर या क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले अखबार में प्रकाशन के लिए भेजिए और फिर उसे आप जैसे ही टाइप कर लो, आज जैसे ही लिख दो, तो फिर किसी अखबार में छापने के लिए उसे आगे भेज सकते हैं। यदि संपादक को अच्छा लगता है तो वह आपकी न्यूज़ को 100% है वह छापेगा। विशेष रिपोर्ट तैयार करने के लिए उस समस्या के तह में जाने की कोशिश कीजिए, यानी उस समस्या की तह में इन बारीकी को जानने की कोशिश कीजिए। समस्या से पीड़ित या परेशान लोगों से बातचीत करने के अलावा संबंधित विभाग से अधिकारियों, कर्मचारियों से भी उनका पक्ष पूछिए। यानी कि उस समस्या से जो पीड़ित लोग हैं उनके बारे में पूछिए, इस समस्या से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है। फिर उनके अधिकारियों से पूछे भी आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा सही कार्य क्यों नहीं कर रहे हो जब इतनी बड़ी समस्या आ रही है। तो दोनों पक्षों को आप लोग मजबूत करके फिर विचारपरक लेखन लिखना है, फिर छपवाने के लिए भेजना है। फिर देखिए संपादकीय लेखन। अब संपादकीय लेखन क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। यानी संपादकीय लेख होता है उसे अखबार की आवाज माना जाता है, जो कहाँ छपता है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। यानी संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति अपनी राय क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। यानी संपादकीय जो लेख होता है उसे किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं छापा जाता। संपादकीय लेखन में संपादकीय, सह संपादकीय और भी अनेक कर्मचारी आते हैं, वो सब मिलकर के उसे छापते हैं, लेकिन अंतिम रूप देता है जो संपादक होता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, इसलिए किसी विशेष व्यक्ति के नाम से नहीं छापा जाता। तो ध्यान रखना, संपादकीय लेखन होता है संपादकीय पृष्ठ पर छपता है, कोई एक व्यक्ति नहीं छापता, इसलिए किसी नाम से भी इसे छापा नहीं जाता है। और किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट की जाती है, उसे कहा जाता है संपादकीय लेखन। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार के काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। यानी संपादक और उनके सहयोग करने वाले सहयोगियों को दिया जाता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। कहने का तात्पर्य क्या है? क्या तो संपादक या सह संपादक या उनके जो कर्मचारी, उनके सहयोगी हैं, वो मिल करके ही संपादकीय लेख लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक आके या पत्रकार आकर के नहीं लिख सकता। कोई नए को वहाँ पत्रकार लिखने के लिए, यानी कि कोई पत्रकार है उसको लिखने की इसकी छूट नहीं होती या उसको अनुमति नहीं दी जाती। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2, कुछ में केवल 1 संपादकीय प्रकाशित होता है। इन किसी अखबार में, हिंदी के अखबार में कहीं तो 3 संपादकीय पृष्ठ होते हैं, कहीं पर 2 होते हैं, कहीं पर 1 ही होता है। संपादकीय का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अब संपादकीय, जैसे ही हमने एक विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसे संपादकीय लेखन का भी एक उदाहरण है प्रस्तुत किया है। जैसे मूल्यांकन का दायरा देख लेते हैं। जैसे अगले विद्यालय शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इससे पाठ्य पुस्तकों का बोझ और परीक्षा का तनाव कम करने का सरकार का मकसद किसी हद तक पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने
का प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का था। ऐसे ही फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान है। जबकि विद्यालयों में रहते हुए विद्यार्थी की सक्रियता पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होती है, वह खेलकूद, संगीत, भाषण, वाद विवाद जैसी अनेक रचनात्मक गतिविधियों में भी शरीक होता है। इसका पाठ्यक्रम से सीधे सीधे कोई संबंध भले न हो, पर यह विद्यार्थी के सीखने समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। इसलिए इस बात की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है कि विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर सिर्फ पाठ्यगत ज्ञान और बोध को जांचा परखा जा सकता है। प्रोफेसर यशपाल समिति विद्यार्थी समग्र मूल्यांकन पक्षधर रहे, यानी कि यह है आपका एक संपादकीय लेखन का एक क्या था उदाहरण स्वरूप आप लोगों को बताया गया है। जब एनसीईआरटी की नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तभी उन्होंने सतत व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाने का सुझाव दिया था। किसने? यशपाल समिति ने। अब यह विद्यालयों में जिम्मेदारी होगी कि वे विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही उनकी दूसरी गतिविधियों को भी आंके। इसलिए 100 में से 20 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि 100 में से 20 अंक तो विद्यालय से ही निर्धारित किए गए। 100 में से 20 अंक तो कहाँ जाएंगे बच्चों? 100 में से 20 अंक तो विद्यालय से ही किसी भी सब्जेक्ट में भेजा जा सकता है। 20 में से कितने अंक जाएंगे वो बात करनी है। इन्हें विद्यार्थी के वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा। इस पद्धति के लागू होने से जहां विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम से अलग स्कूली गतिविधियों में हिस्सा लेने का उत्साह बढ़ेगा, वही अध्यापक भी इनके प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के विद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन पद्धति पहले से लागू है। कहाँ कहाँ? हरियाणा बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई। दूसरे कई राज्यों में भी इस पर विचार चल रहा है, लेकिन इसके अंक वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं के अंकों में जोड़े जाने का प्रावधान न होने के कारण समग्र मूल्यांकन का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। एनसीईआरटी की नई पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों को खेल खेल में अपने आसपास के वातावरण और रोजमर्रा की जिंदगी में से भी सीखने सिखाने पर जोर है। इसलिए प्रस्तावित मूल्यांकन पद्धति से यह प्रक्रिया और पुष्ट होगी। देखा जाता है कि पाठ्यक्रम पर अधिक जोर होने के कारण अनेक विद्यार्थी खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो ये एक उदाहरण है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो आपका किसका है? एक जनसत्ता में संपादकीय लेख का आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो कैसा लगा आप लोगों को संपादकीय लेख? पता चला संपादकीय लेख क्या होता है कि संपादक या सहायक संपादक या उसके सहयोगियों द्वारा लिखा गया लेख संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाता है। किसी बाहर के व्यक्ति को इसको लिखने का कोई हक नहीं है, ना ही कोई लिखने देगा तुम लोगों। वैसे सामान्यतः हिंदी के अखबारों में देखिए तो 3 संपादकीय लेख, 2 संपादकीय लेख या 1 संपादकीय लेख होता है। लेकिन काफ़ी बार इससे हमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी गहरी छानबीन करके एक समस्या या मुद्दा को उठाया जाता है, जो किसी विशेष के नाम से नहीं छापा जाता, संपादकीय लेख के नाम से ही छापा जाता है। और विशेष रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया, विशेष रिपोर्ट कई प्रकार के होते हैं। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, और एक और है जिसका नाम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, एक है विवरणात्मक रिपोर्ट। तो खोजी रिपोर्ट क्या होता है बच्चों? खोजी रिपोर्ट होता है जो पहले से उपलब्ध नहीं है, जैसे कोई गड़बड़ी होती है या भ्रष्टाचार होता है किसी सरकार द्वारा किया गया, उसको उजागर करके सामने लाना। इन डेप्थ क्या होता है? पहले से उपलब्ध है उसके बारे में गहरी छानबीन करना। विवरणात्मक क्या होता है? विस्तृत रूप से उसके बारे में, किसी घटना के बारे में पता करना। विश्लेषणात्मक क्या होता है? किसी घटना के बारे में विश्लेषण करना। तो ये था विशेष रिपोर्ट और एक था संपादकीय लेखन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ इस सेशन में जैसे बने रहे थे, ऐसे आप हमारे साथ आप बने रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।